हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ लिटरेरी टर्म्स, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स होती क्या है? रेफर्स टू द टेक्निक, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग यूज्ड बाय राइटर्स एंड स्पीकर्स टू मास्टरफुली एम्फेसाइज, एम्बेलिश और स्ट्रेंथन द कॉम्पोजिशंस। जब भी कोई राइटर, कोई ऑथर अपने वर्क में अपनी राइटिंग्स को अच्छा बनाना चाहता है, मतलब निहारना चाहता है, श्रृंगार करना चाहता है बेसिकली अपने वर्क का, तो उन जो चीज़ें वो यूज़ करता है उनको हम बोलते हैं लिटरेरी टर्म्स। सो द वेरी फर्स्ट इज एलिगोरी। एलिगोरी क्या है? दे डिलीवर डिफ़िकल्ट मैसेजेस इन ईजी टू रीड स्टोरीज। ये डिफ़िकल्ट मैसेजेस को स्टोरीज़ के फॉर्म में डिलीवर करते हैं। एलिगोरी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एलिगोरिया से बना है, विच मीन्स वेल्ड लैंग्वेज, नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली और क्लियरली। वेल्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली या क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं वेल्ड। अब टाइप्स हैं इसकी, क्या टाइप्स हैं? फेबल्स और पैरेबल्स। जो फेबल्स होती हैं वो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, जैसे इन विच एनिमल्स आर यूज, जैसे थर्स्टी क्रो, आंट एंड द ग्रासहोपर। बचपन में जो स्टोरीज बच्चों को करवाई जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं फेबल्स। तो उन फेबल्स जो हैं ये एलिगरी का ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज पैरेबल्स। पैरेबल्स होती हैं शॉर्ट स्टोरीज जिसमें ह्यूमन बीइंग्स जो है मैसेज कन्वे करते हैं। इसमें जो एनिमल्स हैं उनका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं होता। जैसे लाइंग शेफर्ड, ये स्टोरी हम सब ने पढ़ी हुई है, जो एक भेड़िया होता है वो झूठ बोलकर विलेजर्स को तंग करता है। तो उस तरीके से ये जो स्टोरी होगी ये पैरेबल होगी, और फेबल्स में हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं। तो एलिगरीज इन लिटरेचर थर्ड टाइप होगी। जो लिटरेचर में एलिगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एग्जांपल्स दूंगी मैं इसमें आपको। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। एलिगरी में सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिटरेचर में अगर आती है तो वो आती है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। इसमें क्या गया है, ये एक पॉलिटिकल एलिगोरी है जिसमें रशियन रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया गया है। किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया? इट इज़ डिपिक्शन थ्रू एनिमल्स के थ्रू डिपिक्ट किया गया है, जिसमें पिग्स जो हैं बॉल्शेविक्स का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बोअर्स जो हैं वो नेपोलियन के पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी इज बाय एडमंड स्पेंसर, विच इज़ द फेरी क्वीन। मोरल एलिगरी, इसमें वर्च्यूज़ की बात की गई है। इसमें कुछ नाइट्स हैं जो कि अर्थरियन नाइट्स हैं जो कि कुछ वर्च्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इधर नाइट है रेड क्रॉस, वो हॉलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेडी ऊना गुडनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। डुएसा जो है फॉल्सहुड को एक्सप्रेस कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ग्लोरियाना क्वीन एलिजाबेथ वन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, जैसे ब्रिटोमार्ट है वो लेडी नाइट है और वो चैस्टिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से ये जो नाइट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ मॉरल वर्च्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ मॉरल एलिगरी। सो आई होप आपको एलिगरी जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है एलिट्रेशन, ये वर्ड बना है लेटिन वर्ड लिटेरा से, जिसका मतलब होता है लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अब लेटर से इसका कंसर्न होता है। इसमें क्या होता है, जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं ना वो राइम करते हैं, मतलब वो राइम करेंगे वो जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो रिपीट करते हैं, रेपिटेशन में होते हैं। इसको हम हेड राइम भी बोलते हैं, क्योंकि ये इनिशियल साउंड्स को रिपीट करता है, तो इसको हम हेड राइम भी बोलते हैं और इनिशियल राइम भी बोलते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच लिटरेरी डिवाइस इज नोन एज हेड राइम और इनिशियल राइम। सो द आंसर टू इट इज एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग कैट्स और कॉलिंग किटन्स, ठीक है। सिमिलरली जिम जंकी, ये भी एक एलिट्रेटिव है। जिम ग्लटन, दिस इज नॉट एलिट्रेटिव। इसमें अगर आप लेटर्स देखेंगे वो तो सेम है, लेकिन इनकी साउंड्स जो है वो सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट एलिट्रेटिव। थर्ड वन इज इल्यूजन। इल्यूजन इज समथिंग और somebody we hint at and expect the other person to understand. It is opposite to reference. अब एल्यूजन क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को, किसी पर्सन को हिंट करते हैं किसी चीज़, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा इस चीज़ को समझ जाएगा। जैसे अगर हम किसी को प्यास लगी है तो मैं बोलूँगी ही सीम्स द थर्स्टी क्रो। अब जो ये थर्स्टी क्रो है ये तो सबको पता है कि थर्स्टी क्रो क्या है, एक फेमस स्टोरी है, एक फेमस फेबल है, तो उसकी मैंने एक इल्यूजन दी। नेक्स्ट इज एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म क्या होता है? समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच इट अपीयर्स, फॉर एग्जाम्पल इन अ बुक और अ फिल्म। जैसे अगर हमने इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री कोई चीज़, हम किसी चीज़ की एग्जाम्पल दे रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं,
लेकिन वो चीज़ उस पीरियड में, उस पीरियड ऑफ हिस्ट्री में, उस मतलब पास्ट के पीरियड में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो उसको हम एनाक्रोनिज्म कहते हैं। Like the painter painted a picture of my pretty great grandfather holding an Android phone in her hand. ये मैंने खुद लिखा है, पेंटर पेंटेड अ पिक्चर। इसमें मैं आपको दो लिटरेरी टर्म्स के बारे में बताऊंगी। देखो, पेंटर पेंटेड अ पिक्चर ऑफ प्रिटी, ऑफ माई प्रिटी, अब पी 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 इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन होगी। इसमें जो मैंने थर्ड आपको लिटरेरी टर्म कराई थी वो भी आ गई। प्लस अब एनाक्रोनिज्म इसमें क्या है, माई प्रिटी ग्रेट ग्रैंड मदर होल्डिंग एन एंड्रॉयड फोन इन हर हैंड। अब मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि ग्रैंड मदर की भी सासू माँ, तो कितना पुराना पीरियड हो गया। अब उस टाइम पीरियड में एंड्रॉयड फ़ोन बिल्कुल भी नहीं होते थे, तो ग्रेट ग्रैंड मदर ने अपने हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ा हुआ है, मीन्स कि उस टाइम पे तो एंड्रॉयड फ़ोन होते ही नहीं थे। तो ये क्या हो गया, एक एनाक्रोनिज्म की एग्जांपल होगी कि हम उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो उस पर्टिकुलर पीरियड में वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी। इसको याद करने की एक मैंने ट्रिक बनाई है, ए ना करो। हम पंजाबी में बोलते हैं ए ना करो, तो ए ना करो से आप याद कर सकते हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे मत करो, ठीक है। तो अब मोस्ट फेमस एनाक्रोनिज्म एग्जाम्पल जो कि विलियम शेक्सपियर के एक फेमस प्ले जूलियस सीजर से आई है, दैट इज ब्रूटस जो है बात करता है पीस काउंट द क्लॉक, कैसियस उसके आगे रिप्लाई करता है द क्लॉक हैज स्ट्राइकन 3। अब वहां पर कैसियस जो है वो बता रहा है कि 3 बज चुके हैं, क्लॉक में 3 बज चुके हैं, जबकि उस टाइम में क्लॉक तो होते ही नहीं थे। द प्ले डिपिक्ट्स इज अ पॉइंट इन हिस्ट्री डेटिंग बैक टू 44 AD। उस टाइम पीरियड में क्लॉक्स होना अवेलेबल ही नहीं था। तो ये एक एनाक्रोनिज्म की बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आप कह सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एनाग्राम, अब एनाग्राम क्या है, इट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। एनाग्राम क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी फ्रेज जिनके लेटर्स को रीअरेंज करने के बाद हम एक नया फ्रेज बना देते हैं, नया वर्ड बना देते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं एनाग्राम। अब हमारे पास ये है वर्ड बैड क्रेडिट, ये एक फ्रेज है बैड क्रेडिट, तो जब हमने इसके लेटर्स को रीअरेंज किया तो ये बन गया डेबिट कार्ड, तो इट इज एन एनाग्राम। द मैन ईटर, तो उसको हमने बनाया द नियर मेट। विलियम शेक्सपियर, आई एम अ वीकिश स्पेलर, ठीक है, एनाग्राम। मैंने अपने नाम का एक एनाग्राम बनाया, बबीता अनेजा, जीतना बेब, कि मैं जीतना चाहती हूँ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाग्राम। नेक्स्ट वी हैव एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होती है, ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ग्लोव इज टू हैंड, सोक इज टू फुट, है ना। तो मीन्स कि हम एनालॉजी बनाते हैं, टू डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, लाइक कोल्ड इज टू समर एंड हॉट इज टू विंटर। सो इस तरीके से जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं एनालॉजीज। नेक्स्ट वी हैव एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेज, फ्रेजेस और क्लॉजेज। अब एलिट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, लेकिन इसमें क्या है, रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। तो जब हम एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम कई बार बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। वेयर एना मीन्स रिपीट और बैक, फोरा मीन्स फेयर इन टू कैरी, फेयर इन का मतलब हो गया टू कैरी, किसी चीज़ को कैरी करना, रिपीटली हम किसी चीज़ को कैरी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एनाफोरा। नाम से आपको याद हो जाएगा, एना मीन्स रिपीट, फोरा मीन्स टू कैरी, रिपीट टू कैरी, किसी चीज़ को रिपीट करना, कैरी करने के लिए। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसकी फेमस एग्जाम्पल है टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन्स। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, it was the epoch of belief, it was the speech epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness। यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में हम देखेंगे it was the ये रिपीट हो रहा है, तो it was the इज द एनाफोरा, ये एनाफोरा की एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट वी हैव एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो है हमें पता है, लिटरेचर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इंटैगनिस्ट जो होता है वो प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट होता है। मीन्स अगर दूसरी भाषा में हम कहें तो
विलन, विलन को हम बोलते हैं एंटागनिस्ट, जैसे कि शाइलॉक मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटागनिस्ट है। कंफ्यूजन वाली बात यहाँ आती है कि एंटी हीरो और एंटी हीरोइन क्या होते हैं, और या फिर ये एंटागोनिस्ट से कैसे अलग होते हैं। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। ए प्रोटैगोनिस्ट हु लैक्स हीरोइक क्वालिटीज, कभी कभी क्या होता है कि किसी प्ले में, किसी ट्रेजेडी में या किसी भी मतलब वर्क में प्रोटैगोनिस्ट जो होता है उसमें हीरोइक क्वालिटीज नहीं होती हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, उसमें हीरोइक क्वालिटीज होती हैं, अच्छी पॉजिटिव साइड हम उसमें देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कई बार किसी वर्क में हीरो में हीरोइक क्वालिटीज नहीं होती, जैसे कि मैकबेथ एक ट्रेजेडी है ये बाय शेक्सपियर की। तो उसमें हमने देखा है कि जो मैकबेथ है वो एंटी हीरो है, वो है तो वो प्रोटैगोनिस्ट है, उसके ही सर पे सारा प्ले जो है खड़ा है, ट्रेजेडी जो है सारे उसके ही सर पे है, लेकिन उसमें हीरोइक क्वालिटीज नहीं है, ही लैक्स हीरोइक क्वालिटीज। बेसिकली क्या है, प्रोटैगोनिस्ट कॉल्ड द एंटी हीरो। एंटी हीरो तब बोला जाता है प्रोटैगोनिस्ट को जब उसमें हीरोइक क्वालिटीज नहीं होती, और वी कैन से ही लैक्स मॉरल वैल्यूज। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, ब्रिंग्स आउट ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट इन द आइडियाज बाय एन ऑब्वियस कंट्रास्ट इन द वर्ड्स, क्लोजेस और सेंटेंसेस विद इन अ पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एक ही सेंटेंस में जब हम कोई ऑपोजिट आइडियाज को कंट्रास्ट करते हैं तो उस चीज को हम बोलेंगे एंटीथेसिस। लाइक स्पाइसी फूड इज हेवन ऑन द टंग बट हेल इन द टमी। अब यहाँ पर तो स्पाइसी फूड के हम फेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगले ही क्षण अगले ही मोमेंट हम उस चीज के ओपोज हो रहे हैं कि इट इज हेल इन द टमी। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। नेक्स्ट वी हैव एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है, दीज आर यूज्ड टू टीच मॉरल and or philosophical truths which are universal experiences of humanity. In other words, poetry which serves to speak social truth. जब हम सोशल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी कुछ बातें करते हैं तो वो एफोरिज्म की एग्जांपल्स हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। कुछ मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है, मॉरल ट्रूथ्स की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा एफोरिज्म। नेक्स्ट वी हैव एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होती है, इट इज अ स्पीच और एड्रेस टू अ पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट और अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या हम बात करेंगे कि ऐसी स्पीच जिसमें वो जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट वहां पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जॉन डन की एक पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड। तो उसमें वो जब बात कर रहा है अपने आप से लिविंग प्रेजेंट, एज अ लिविंग प्रेजेंट पर्सन, वो डेथ को एड्रेस कर रहा है जो कि उसके सामने नहीं है, लेकिन वो उसको एड्रेस कर रहा है। तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन एपोस्ट्रोफी। सेकेंड एग्जांपल है रोमियो एंड जूलियट से। ओ रोमियो रोमियो वेयरफॉर आर्ट दो रोमियो। जूलियट जो है इसमें एड्रेस कर रही है एब्सेंट रोमियो को। ठीक है, तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं एपोस्ट्रोफी की हैं। नेक्स्ट वी हैव आर्किटाइप। आर्किटाइप में क्या होता है, द ओरिजिनल मॉडल फ्रॉम विच समथिंग इज डेवलप्ड और मेड, दीज आर यूनिवर्सली शेयर्ड बाय पीपल अक्रॉस कल्चर। अब ये ग्रीक वर्ड है जिसको हमने लिया है आर्किटाइपोस से। इसका मतलब है ओरिजिनल पैटर्न। जब हम किसी ओरिजिनल पैटर्न को एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि यूनिवर्सली हम शेयर कर सकते हैं, उसके तौर पे जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं आर्किटाइप। ठीक है। कैरेक्टर आर्किटाइप्स इसकी एक एग्जांपल हो सकती है, एक टाइप हो सकती है कैरेक्टर आर्किटाइप, जिसमें अगर हम लवर्स की बात करें तो उसमें हम लेंगे रोमियो एंड जूलियट। हम इस चीज को यूनिवर्सली शेयर कर सकते हैं कि रोमियो, दे आर लवर्स लाइक रोमियो एंड जूलियट। सिचुएशन आर्किटाइप्स होती हैं जैसे बैटल ऑफ गुड एंड इविल। गुड एंड इविल जैसे रामायणा, ये इसमें क्या होता है, रामायणा के बारे में सबको पता है, इट्स अ बैटल ऑफ गुड एंड इविल। तो ये एक सिचुएशन आर्किटाइप है कि जब भी कुछ अच्छाई और बुराई के बीच में जीत होगी तो उसके लिए हम रामायण की एग्जांपल दे सकते हैं, यूनिवर्सली शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आर्किटाइप का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब क्या है, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड्स विद इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने पिछले थर्ड जो लिटरेरी टर्म था वो पढ़ा था हमने एलिट्रेशन।
प्लीज एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग। एलिट्रेशन, जिसमें क्या था, इनिशियल रिपीट हो रहे थे इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है रिपीट हो रहे थे इन द इनिशियल। अब इसमें क्या है, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड्स, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एजोनेंस में रेपिटेशन होगी वोवल साउंड्स की विद इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, नॉट इनिशियल, विद इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और एलिट्रेशन में रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड्स की स्टार्टिंग में इनिशियली। जैसे एक एग्जांपल है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, नॉट स्टॉप फॉर, इसमें ओ साउंड जो है, वोवल साउंड जो है रिपीट हो रहा है विद इन द वर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसमें देखो विन विन लिट, तो ये विद इन वर्ड्स रिपीटेशन हो रही है सिमिलर वोवल साउंड की। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एजोनेंस। सेकेंड लास्ट वी हैव ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होती है, पोएट्री और प्रोज दैट डज नॉट राइम बट हैज अ कंसिस्टेंट मीटर, यूजुअली iambic pentameter. Each line has 10 syllables, alternatively has unstressed and stressed. ब्लैंक वर्स एक पोइट्री है, एक प्रोज है जो राइम नहीं करती बट एक कंसिस्टेंट मीटर होता है उसका, यूजुअली उसमें कौन सा मीटर होता है, iambic pentameter। 10 syllables होते हैं, ऑल्टरनेटिवली अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। इसको ज़्यादातर क्रिस्टोफर मार्लो यूज़ करते थे अपनी राइटिंग्स में। तो इसकी एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, टू हिम हु इन द लव ऑफ नेचर होल्ड्स। अब ये जो रेड में मार्क किए हुए हैं मैंने, दे आर द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, ब्लू में जो मार्क है वो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो ब्लैंक वर्ड्स को आप याद करोगे, इट्स अ पोएट्री और प्रोज दैट डज नॉट राइम, हैज कंसिस्टेंट मीटर, यूजुअली iambic pentameter। मोस्टली जो हम इसको कैसे भूलते कहाँ पर है कि स्ट्रेस्ड पहले आएगा या अनस्ट्रेस्ड पहले आएगा, तो इसको आप याद करेंगे बाय द वर्ड अस वर्ड से याद करेंगे, ब्लैंक वर्ड्स अस। तो यू अनस्ट्रेस्ड, एस मीन्स स्ट्रेस्ड, यानी कि पहले क्या आएगा अनस्ट्रेस्ड, उसके बाद आएगा स्ट्रेस्ड। द लास्ट वन वी हैव इज सिज़ोरा। सिज़ोरा क्या होता है, अ पॉज within a line usually marked by some form of punctuation such as a period, comma, ellipsis or dash. It can be placed anywhere after the first word and before the last word of a line. हम जब pause लेते हैं बोलते बोलते, to be or not to be, that's the question. ये जब हमने बोली, ये इट्स अ फेमस soliloquy from the Hamlet, तो जब ये हमने बोला to be or not to be, that's the question. हमने कुछ पॉज लिया, तो जब बोलने में तो हमने पॉज लिया, राइटिंग में इस पॉज को हम कैसे शो करेंगे, विद अ मार्क सिज़ोरा, इसको बोलते हैं हम सिज़ोरा, या फिर हम इसको बोलते हैं डबल पाइप। डबल पाइप करके भी आपको आ सकता है कि व्हाट इज डबल पाइप, विच लिटरेरी टर्म इज अ डबल पाइप, अनदर नेम फॉर डबल पाइप या अनदर नेम फॉर सिज़ोरा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये 15 की 15 लिटरेरी टर्म्स हैं काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी, कुछ नई लिटरेरी टर्म्स आपको मिली होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 15 जो हैं लिटरेरी टर्म्स आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो। थैंक यू।